सादिक हिदायत फ़ारसी साहित्य के एक पसंदीदा और बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके बारे में इतने कम समय में कुछ कहना या बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं उनकी 2-3 बातों का यहाँ जिक्र करना चाहूँगी। पहली तो ये बात थी कि उन्होंने एक जगह लिखा था कि मैं पढ़ने के अलावा कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकता था। स्कूल से आता था, किताब खोल के बैठ जाता था। और दूसरी बात ये थी कि उनकी एक नॉवेल की रॉयल्टी बहुत अच्छी आई थी और उसको लेके पब्लिशर इतने खुश थे कि उन्होंने कहा क्यों ना मैं एक रेडियो ख़रीद के उनको भेंट करूं। नया नया रेडियो बाज़ार में आया था और वो और उनके दोस्त रेडियो लेके जब उनके घर पहुंचे तो बहरहाल उन्होंने कहा मैं आपके लिए लाया हूं। तो उस वक्त सादिक हिदायत ने कहा बेहतर है कि इसको आप धूप में रख दीजिए, तभी ये चलेगा। और उन लोग बाद में बहुत शर्मिंदा हुए जब उन्हें पता चला कि उनके यहाँ बिजली भी नहीं है। इसलिए अंधे उल्लू में चिराग का जिक्र बार बार आता है। और तीसरी बात जो ये थी वो ये थी कि वो एक बहुत अच्छे घराने से तो थे ही, लेकिन वो पूरे वक्त जो तब्दीली आई थी समाज में उससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे, जिसकी वजह से एक तरह से उन पे बहुत सारी उनकी राइटिंग में इल्ज़ाम भी थे। एक तो उनको कई ज़बानें तो आती ही थी और साथ ही साथ कई कल्चर को भी वो करीब से देखते थे। उनकी राइटिंग पे 3-4 तरह के इल्ज़ाम थे। पहला इल्ज़ाम ये था कि वो बौद्ध दर्शन से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। मानी बात है कि उनकी नॉवेल में जो है सांप का भी जिक्र है, शिव मंदिर का भी जिक्र है और जैसे कहते हैं बहुत सारे हिंदुस्तानी चीज़ों का जिक्र है। उसके साथ दूसरा इल्ज़ाम था कि वो ज़रदुश्ती थिंकिंग की तरफ उनका बहुत झुकाव है। तीसरी उनके साथ परेशानी ये बताई जाती थी कि उनका लगाव जो था वो सूफीज़्म की तरफ भी था। और चौथी उनकी बुराई ये थी कि वो इस दुनिया से बहुत कुढ़े रहते थे। लोगों का ख्याल था कि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है और वो इस ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा आजिज़ थे। तो मैं उनके बारे में खुद ही अपनी किताब का एक हिस्सा आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ और उनकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि एक राइटर को समझना इतने कम वक्त के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि राइटर अगर आपको पसंद आ जाता है तो वो आपके दिलो दिमाग में यानी आपकी काया में प्रवेश कर जाता है। तब आपकी उसकी तस्वीरों में झांकते हैं, उसके चेहरे में कुछ पढ़ना चाहते हैं और उसकी राइटिंग में। तो ठीक है, अब आप देखिए कि मैं उनके बारे में कुछ और मालूमात अपनी किताब से पढ़ने जा रही हूँ। सादिक हिदायत ईरान के कुलीन घराने में 19 फरवरी 1903 में ईरान की राजधानी तेहरान में पैदा हुए। उनके पिता का नाम मेहदी कोली हिदायत था। उनके दादा रिज़ा कोली खान हिदायत अपने दौर के प्रमुख लेखकों में से एक। पूरा परिवार बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर रहा। सादिक हिदायत की शिक्षा फ्रेंच कैथोलिक स्कूल सेंट लुइस में हुई थी और दारुल फनून 1914-1916 के उन चंद चुने विद्यार्थियों में सादिक भी थे जिन्हें आगे की शिक्षा पूरी करने के लिए यूरोप भेजा गया था। बेल्जियम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई अचानक बीच में छोड़कर वास्तुविद की शिक्षा के लिए पेरिस चले गए। 1927 में हिदायत ने मार्ने नदी में कूदकर आत्महत्या करनी चाहिए थी, मगर मछुआरों ने उन्हें बचा लिया। पेरिस में 4 साल गुजारने के बाद स्कॉलरशिप छोड़ वो तेहरान लौट आए। बिना डिग्री लिए हुए कई नौकरियां बहुत कम अरसे के लिए की, मगर लेखन उनका लगातार चलता रहा। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं लघु उपन्यास बुफेकूर अंधा उल्लू 1937, जिंदे बेगूर जिंदा दफन 1980, सगे वलगर्द आवारा कुत्ता 1942, सह कतरे खून 3 बूंद लहू 1932। हिदायत ने पूरा जीवन यूरोपियन साहित्य, ईरानी इतिहास व लोक साहित्य को पढ़ने और शोध करने में गुजार दिया। उनके पसंदीदा लेखक रेनर मारिया रिल्के, एडगर एलन पोए, फ्रांस काफ्का, एंटोन चेखोव और गार्डी मोमासा थे।
सादिक की कहानियां लघु उपन्यास, ड्रामे, रेखाचित्र, व्यंग, यात्रा संस्मरण, आलोचना, लेख लिखे हैं। फ्रेंच और पहलवी से फारसी भाषा में अनुवाद भी किए हैं। कहा जाता है कि हिदायत ने अपने लेखन द्वारा फारसी भाषा और साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य धारा में जोड़ने का अहम काम किया है। सादिक हिदायत का समय संकट भरा सियासी व आर्थिक समय रहा है, जिससे वो बच नहीं सकते थे। इसलिए उनकी आलोचना के दो आधार थे। पहला राजशाही व्यवस्था, दूसरा कठमुल्ला पिछड़ापन। इन दोनों को वो ईरान के लिए बहुत बड़ी लानत समझते थे। अपने लेखन द्वारा उन्होंने कहने की कोशिश की कैसे इन दो लानतों को लोग सहते चले जा रहे हैं। उनका विरोध हर तरफ से हुआ। उनके अपने भी उनसे रुष्ट हुए, क्योंकि स्वयं सादिक उस वर्ग से थे जिसकी वो आलोचना करते थे। हिदायत की अंतिम रचना द मैसेज ऑफ काफका है, जो नाउम्मीदी, दुर्भाग्य और विषाद के विषय में चर्चा करती है। उनके दृष्टिकोण को सामने रखते हुए जिन्होंने पक्षपात और दमन को अपने जीवन में सहा है। सादिक हिदायत की रचनाओं को पाठकों का विरोध सहना पड़ा। यूरोप के इस्लामिक ग्रुप ने हिदायत का उपन्यास, विशेषकर हाजी आगा को फ्रेंच पुस्तकालय और दुकानों से हटवा दिया है। ईरान में होने वाले 18वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2005 में हाजी आगा और अंधा उल्लू पर प्रतिबंध लग चुका था। ईरान में 2006 से हिदायत की सारी पुस्तकें बिना सेंसर किए छपना बंद हो गईं। यदि मूल पुस्तक बिना सेंसर के लेनी है तो वो केवल पुरानी ही प्राप्त थी। सादिक हिदायत भारत आए थे। बम्बई में 1937 और 1939 में रहे और अपना सबसे महत्वपूर्ण लघु उपन्यास अंधा उल्लू वहीं रहकर लिखा, जो लिथोग्राफी में पहली बार बम्बई में छपा था। अंधा उल्लू की प्रशंसा हेनरी मिलर और आंद्रे ब्रेतान जैसे दिग्गज लेखकों के साथ उस समय के अहम लेखकों ने की। उपन्यास की प्रशंसा करते हुए ये स्वीकार किया गया कि ये फारसी भाषा साहित्य की शीर्ष साहित्यिक कृति है। बुफेकूर अंधा उल्लू में लेखक समय को अशुभ पंछी का रूप देता है और ये बताता है कि वो इस दुनिया के लायक नहीं। यहाँ जीने वाले कुछ अलग तरह के लोग हैं जो केवल धन और वासना की हवस रखते हैं, और ऐसे लोगों का उसे एक समूह नजर आता है जो समाज के हर वर्ग में मौजूद है। 19 अप्रैल 1951 अपने कमरे में गैस पाइप ऑन कर सादिक हिदायत ने आत्महत्या कर ली थी। चूंकि मृत्यु पेरिस में हुई, इसलिए उनको पेरिस के कब्रिस्तान में दफनाया गया। मौत के समय उनकी उम्र सिर्फ 48 साल की थी। सादिक हिदायत के लिए उनके भतीजे ने ये बात किस आक्रोश, गहराई और दर्द से कही होगी, आप सोच सकते हैं। ये बात सादिक की जिंदगी के उतार चढ़ाव और समय के विरुद्ध खड़े होने की प्रवृत्ति को दर्शाती है, यानी गलत आदमी, गलत जगह, गलत समय में। सादिक हिदायत को सदा जीवित रखने वाला उपन्यास अंधा उल्लू है। लेखक अपनी संवेदनाओं की तपिश में जीवन भर बेचैन रहा, जिसका लेखन इस बात का गवाह है। हिंदी में ये उपन्यास पहली बार आया है, लेकिन इससे पहले हिंदुस्तान में मलयालम भाषा में ये 2 बार अनुवाद हो चुका है। बुफेकूर का एक उपन्यास अंश में आपको पढ़ के सुनाऊंगी। ये उपन्यास सिर्फ 120 पन्ने पर है, बहुत छोटा उपन्यास है, लेकिन इतनी घनी बुनावट है सोच की और बयान की और तारीख की, जज्बात की, उसमें क्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी शुरुआत तो आप सुनेंगे ही, लेकिन जैसे ही नॉवेल आगे बढ़ती है, सबसे पहला झटका जो सदमे की शक्ल में आता है वो ये है कि जो साहब हैं, आप उन्हें लेखक भी समझ सकते हैं और कोई साहब भी समझ सकते हैं। वो अपने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलते हैं, उनके पीछे से एक औरत आके उनके बिस्तर पर लेट जाती है और थोड़ी देर बाद उन्हें लगता है वो मर गई है। इसके बाद वो बहुत सारी तस्वीरें उसकी बनाना चाहते हैं, आँखों की वगैरह वगैरह, और अंत में तय करते हैं कि इसकी लाश के टुकड़े कर दें, और टुकड़े कर लेते हैं और उसको एक अटैची में बंद करके
ताला लगाते हैं और कुंजी जेब में रख लेते हैं। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरी समझ ही में नहीं आया कि मैं क्या रिकैक्ट करूं इस किताब के बारे में जिसकी इतनी चर्चा थी। और जब ईरानियों ने सुना कि मैं ये तर्जुमा करने जा रही हूँ तो इतने वो लोग इमोशनल हो गए थे। कोई ये कह रहा था कि बहुत बड़ा काम आप करने जा रही हैं, कौम पे एहसान करना चाह रही हैं। कोई कह रहा ठहरिए, मैं खुद एक मुसाफरत करता हूँ हिंदुस्तान की, मैं बताऊँगा कि उसमें कितनी परतदार चीज़ें हैं और शायद आप ना कर पाएँ, वगैरह वगैरह। बहरहाल अच्छा, इसमें जो बहुत अहम किरदार हैं वो एक औरत की बेवफाई तो है ही है, एक गुलदान है, एक कबाड़ी वाला है, एक गाड़ीवान है, और कहानी बड़ी अजीब तरीके से आपको घुमा के ले चलती है। वो औरत कौन थी और वो बूढ़ा कौन था जो लगातार इनको नज़र आता था, ये सारी बातें तो नॉवेल में हैं और उसको आप बिना पढ़े महसूस नहीं कर सकते कि नॉवेल दरअसल है क्या। ज़बान इसकी बहुत ज़्यादा है और ज़रूरत से ज़्यादा जिसमें बयान भी है और बयान के साथ रवानी है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपकी समझ में ना आए, लेकिन जब आप परतदार परतें खोलते हैं तो आपको लगता है इसका मतलब क्या है, ये गुलदान किस चीज़ का रूपक है, ये औरत की आंखें क्या कहना चाहती हैं और ख़ुद लेखक इसमें क्या कहना चाहता है। तो सुनिए मेरी आवाज़ में उनके कुछ अंश उपन्यास के। जिंदगी में कुछ घाव ऐसे भी होते हैं जो तन्हाई में कोढ़ बन रूह को खाते और तराशते रहते हैं। ऐसी पीड़ा का इजहार किसी से किया भी तो नहीं जा सकता है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग यकीन न आने वाली व्यथा को संयोग या फिर हैरत अंगेज व अद्भुत हादसों में शुमार करते हैं। इत्तेफाक से कोई मुंह खोल दे या फिर अपना दिल कागज के पन्नों पर उंडेल दे तो तयशुदा सोच वाले और केवल अपने तक सीमित रहने वाले शक भरी मुस्कान और मजाक उड़ाने वाले अंदाज से उससे सुनेंगे। मुश्किल तो सबसे बड़ी ये है कि अभी इंसान इसका कोई सही उपचार ढूंढ नहीं पाया है, सिवाय नशे और नींद के। अपने दर्द से भागने के लिए अफीम या उसी तरह की अन्य नशीली चीजों के सेवन से वो वक्ती तौर पर सुकून तो हासिल कर लेता है, मगर जब वो बनावटी नींद से जागता है तो दर्द की शिद्दत में पहले से भी कहीं ज्यादा इजाफा होता है। अब मैं दूसरे पेज का एक टुकड़ा पढ़ती हूँ। मुझे परवाह नहीं कि दूसरे क्या सोचते हैं और उन्हें मेरी बातों पर एतबार आता है या नहीं। मेरी चिंता सिर्फ इतनी है कि मैं अपने को पहचानने से पहले कहीं मर न जाऊं। जिंदगी के विभिन्न अनुभवों से गुजरता हुआ मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरे और दूसरों के बीच एक गहरी खाई है। मैं इस बात की तह तक पहुंच चुका हूं कि खामोशी मेरे लिए जरूरी है, खास तौर से अपने ख्यालात को खुद अपने तक रखना। अभी अभी जो मैंने लिखने का फैसला लिया है वो सिर्फ इसलिए कि खुद को मैं अपनी छाया से मिलवाऊं। छाया जो दीवार पर कुछ इस अंदाज से झुकी हुई है मानो मैं जो कुछ कागज पर उतारूंगा वो उससे कहीं ज्यादा जानती है। मैं इसके इस दावे को परखना चाहता हूँ, देखता हूँ शायद इसी तरीके से हम एक दूसरे को बेहतर तरह से पहचान सकें। वैसे भी अरसा हुआ मैंने दूसरों से मिलना जुलना छोड़ दिया है, सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूँ खुद को बाखूबी समझ सकूं। खोखली सोच ठीक है, लेकिन हर हकीकत से ज्यादा मुझे अपने वश में करती है। ये लोग जो देखने में मेरी तरह लगते हैं, जो ऊपरी तौर पर मेरी तरह की इच्छाएं और आवश्यकताएं रखते हैं, क्या वो मुझे फरेब देने के लिए नहीं है? क्या ये मुट्ठी भर परछाइयां नहीं जो मेरा मजाक उड़ाने और मुझे ठगने के लिए आई हैं? मैं सिर्फ अपनी छाया के लिए लिखने जा रहा हूँ जो लैंप के सामने दीवार पर पड़ रही है। अब जरूरी है कि मैं उससे अपना परिचय कराऊं। ये घटिया दुनिया जहाँ गरीबी और बेबसी का राज है, वहाँ मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी जिंदगी में सूरज की किरण चमकी हो, मगर अफसोस वो सूरज की किरण नहीं थी बल्कि कौंध भर थी, या फिर कोई पुच्छल तारा था जो एक औरत के भेष में था।
एक फरिश्ते के रूप में उभरी उस एक पल में, उस एक लम्हे में मुझे अपनी सारी तबाही और बर्बादी नजर आ गई थी। आज उसे खोए हुए 3 माह नहीं 2 माह 4 दिन गुजर गए हैं। उसकी फिर कोई शक्ल मुझे देखने को नसीब न हुई, लेकिन उसकी कभी न भूलने वाली वो जादुई आंखें, मार डालने वाली उन आंखों की चमक मेरी यादों में हमेशा बसी रहेगी, जो मेरे जीवन का अटूट हिस्सा बन चुकी है। उसे भुला कर मैं कैसे जी पाऊंगा। मैं उसका नाम कभी जबान पर नहीं लाऊंगा, बल्कि धुंध में लिपटी अपनी चकित चमकीली आंखों के संग, जिसके पीछे दर्द से भरी मेरी जिंदगी धीमे धीमे जल और पिघल रही है, वो इस घटिया बेरहम दुनिया से नहीं है, कभी नहीं है। मैं उसका नाम कैसे जमीन की दूसरी चीजों के साथ मिला सकता हूँ। सारा दिन मैं कलमदानों के चमड़ों के खोलों पर चित्रकारी करने में गुजार देता। बाकी वक्त मैं तिर्याक और शराब नोशी में डूबा रहता हूँ। सच पूछा जाए तो मैंने मसखरों जैसा काम केवल इसलिए करना शुरू किया था ताकि इस बहाने मैं खुद को बहलाए रखूं और किसी तरह वक्त काट सकूं। इस घर में इसीलिए मसरूफियत से घर की चारदीवारी में कैद में ब्रश चलाता रहता हूँ और समय दबे पांव चींटी की रफ्तार से गुजरता रहता है। मगर उन दोनों आंखों के दीदार के बाद अचानक दुनिया की हर चीज का अर्थ, अहमियत और भाव मेरे लिए अपना महत्व खो चुके हैं। ये अजीब और गरीब बात है जो किसी भी तरह से यकीन के काबिल नहीं है। वो ये कि मेरे हर चित्र में उभरने वाला दृश्य शुरू से आज तक एक सा रहता है। एक सर्व का वृक्ष है जिसके नीचे एक बूढ़ा कुबड़ निकाले, ठीक हिंदुस्तानी जोगियों की तरह सिर पर साफा बांधे और बदन पर अबा लपेटे फालती मारकर आश्चर्य की स्थिति में बैठा है और बाएं हाथ की तर्जनी को अपने होठों पर रखे है। ठीक उसके सामने एक लड़की लंबा काला वस्त्र धारण किए, थोड़ी सी झुकी, उसे नीलोफर के फूल भेंट कर रही है। उनके बीच में पतली सी नदी की धारा बह रही है। उसे कागज पर लिख जाऊं, सिर्फ यही एक तरीका बचा है जिसके जरिए मैं अपने विचार लिख सकता हूं। इस तरह से काम करने का मतलब कहीं वसीयतनामा लिखना तो नहीं है। नहीं, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि न मेरे पास धन दौलत है जो डर हो कि उसे दीवान खा जाएगा, और न ही ईमान रखता हूं जिसे शैतान ले उड़े। तो फिर इस लम्हा मेरे पास ऐसी कौन सी बहुमूल्य वस्तु है इस धरती पर जो मेरे लिए अहमियत रखती हो? जो जिंदगी मेरी थी, या वो भी जो हाथ से निकल चुकी थी, उसे गुजारा भी और चाहा भी किसी तरह गुजर जाए, और अब जब मैं चला जाऊंगा तो उसके बाद बिना शक कोई मेरा लिखा पढ़ना जरूर चाहेगा। और ये भी हो सकता है कि 70 वर्ष अंधेरे में डूबे पन्नों को ना भी पढ़ा जाए। इतनी हड़बड़ाहट में लिखना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया है ताकि मैं अपने वक्ती विचारों को अपनी छाया तक पहुंचाऊं। वास्तव में ये मेरी मजबूरी है। ये अशुभ छाया जो चर्बी के दिए की रोशनी के सामने दीवार पर झुकी सी पड़ रही है, इसका मतलब साफ है कि मैं जो भी लिख रहा हूँ उसे वो बड़े ध्यान से पढ़ रही है और समझ भी रही है। बिना शक ये छाया मुझसे ज्यादा समझदार है। मैं सिर्फ इसलिए अपनी छाया के साथ जी भर कर बातें करता हूँ क्योंकि वो मुझे बोलने पर मजबूर करती है। सिर्फ वही तो है जो मुझे पहचानती है और जानती भी है। मैं चाहता हूँ रस, नहीं शराब, मेरी जिंदगी की कड़वी शराब, बूंद बूंद कर उसके सूखे हलक में टपकाऊं और कहूं ये है मेरी जिंदगी। अब मैं उपन्यास का वो अंश पढ़ना चाहूंगी आप लोगों के सामने जिसमें मौत का जिक्र है। दरअसल लोग कहते यही हैं कि इन्होंने मौत को लेके ये पूरा नॉवेल लिखा है, और दरअसल इस नॉवेल को लेके इतनी बातें हुई हैं कि कोई एक दृष्टि, कोई एक राय आप पूरी तरह से कबूल नहीं कर सकते हैं। तो मैं सामने रख रही हूँ ये टुकड़ा जो आखिरी है। तन्हा मौत है जो कभी झूठ नहीं बोलती है। मौत के समक्ष सारे अंधविश्वास दम तोड़ देते हैं। हम वास्तव में मौत की औलादें हैं। ये मौत ही है जो हमको जिंदगी के फरेब से निजात दिलाती है
और वही है जो हमें जिंदगी की तह में आवाज देती है और अपनी तरफ बुलाती है। उस उम्र में जब हम लोगों की जबान पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं, अगर कभी कभार खेल के बीच मध्यांतर करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि मौत की आवाज सुन सकें, यही मौत है जो हमें इशारा करती है। क्या हर किसी के लिए संयोग नहीं आता कि बिना कारण वो विचारों में डूब जाए और इतना गहरा डूब जाए कि उसे देश और काल की खबर ना हो कि वो आखिर किस चीज के बारे में सोचता है। उस समय, उस पल के बाद वो ज़ाहिरी दुनिया और अपने परिवेश के बारे में जानकारी ले, उससे फिर से परिचित हो। ये मौत की आवाज़ है।